Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today we are going to discuss another topic of tort, that is mental elements in tort. चलिए इस टॉपिक के साथ में आज tort का जो एक टॉपिक है उसको स्टार्ट कर लेते हैं. As it was mentioned in law of tort that in every tort there is violation of legal rights of another person. Such a violation may be a result of deliberate intention और culpable नेग्लिजेंस. बेसिकली जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसमें हम किसकी बात करते हैं? उसमें हम बात करते हैं कि किसी के जब लीगल राइट्स जो हैं उनका क्या होता है, वायलेशन होता है, तो आपका ये टॉर्ट में आता है. फाइन. नाउ ये जो आपका वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स हो रहा है किसी पर्सन का, वो किसका रिजल्ट हो सकता है कि किसी की डेलिब्रेट इंटेंशन है, मतलब किसी ने इंटेंशनली वो चीज़ की है, या फिर आपका कल्पेबल नेग्लिजेंस. देखिए कल्पेबल नेग्लिजेंस जो है उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे रेकलेस ड्राइविंग इन दी क्राउडेड स्ट्रीट. सपोज़ कीजिए कि कोई पर्सन है बहुत रेकलेसली ड्राइव करता है कैसे एरिया में, जो कि बहुत क्राउडेड एरिया है. तो इसमें क्या है, इस कंडीशन में क्या है कि जो पर्सन है उसको अपनी रेकलेसनेस जो है या जो ड्राइव कर रहा है, बहुत रफली ड्राइव कर रहा है, उसके कंसिक्वेंसेस उसको पता है कि भाई क्या हो सकता है, बट फिर भी वो क्या है, नेग्लिजेंट है. तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये क्या बताया कि किसी के जो राइट्स हैं उनका वायलेशन जो है वो जनरली किसका रिजल्ट होता है, डेलिब्रेट इंटेंशन या फिर आपका कल्पेबल नेग्लिजेंस. एज फार एज क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न, मेंस रिया और गिल्टी माइंड इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर पनिशिंग अ पर्सन फॉर कमिटिंग अ क्राइम. So here the question arises that how far mental element is an essential element for determining tortious liability. तो जहाँ तक हमें पता है क्रिमिनल लॉ की अगर बात करें तो क्रिमिनल लॉ में जो मेंस रिया होता है, जिसका मतलब होता है गिल्टी माइंड, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी पर्सन को पनिश करने के लिए जिस पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है. पर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो मेंटल एलिमेंट है जिसकी आपके क्रिमिनल लॉ में इतनी वैल्यू है, इतने इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्रिमिनल लॉ का, तो ये जो मेंटल एलिमेंट्स हैं वो क्या टॉर्शियस लाइबिलिटी किसी पर्सन की डिटरमाइन करने के लिए भी एसेंशियल होता है या नहीं. तो इसी मेंटल एलिमेंट जो है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो इन डूइंग एनी रॉन्गफुल एक्ट जनरली 3 स्टेट्स ऑफ ह्यूमन माइंड आर एग्जामिन्ड. तो बेसिकली कि कोई भी जो आपका कोई पर्सन रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, मतलब कोई एक्शन उसका जो रॉन्ग तरीके से कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, तो उस केस में उसके जो माइंड की स्टेट होती है उसको, मतलब 3 माइंड की स्टेट जो होती हैं उनको एग्जामिन किया जाता है. सबसे पहले तो होता है मोटिव, दूसरा होता है इंटेंशन और तीसरा होता है मिलाइस. तो अब इन जो तीनों टॉपिक्स हैं इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. चलिए पहले पढ़ते हैं हम मोटिव के बारे में. तो बेसिकली मोटिव होता क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड विच इंस्पायर्स अ पर्सन टू डू एन एक्ट. इट मीन्स ये माइंड की, दिमाग की वो स्थिति होती है जो किसी पर्सन को इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है कोई एक्ट करने के लिए. wrongful act is always the result of an inspiration to do an act. तो बेसिकली जितने भी wrongful act हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर होती है उस एक्ट को करने के लिए. मोटिव इज़ द अल्टीरियर ऑब्जेक्ट ऑफ पर्पस फॉर विच एनी एक्ट इज़ डन. तो मोटिव जो है बेसिकली एक अल्टीरियर ऑब्जेक्ट होता है किसी पर्पस का. जब कोई पर्सन कोई एक्ट करता है तो अल्टीरियर ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर है कि हिडन ऑब्जेक्ट, मतलब उसका उद्देश्य उसके पीछे क्या था. जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज़ कीजिए एक पर्सन है ए जो बी की कोई प्रॉपर्टी जो है उसको चुरा लेता है. तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो इमीडिएट ऑब्जेक्ट था या इमीडिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्पस जो था वो बेसिकली क्या था कि उसने मनी, ए ने जो मनी स्टील किया है या जो प्रॉपर्टी स्टील की है, चोरी की है बी की, ठीक है, ये इसका इमीडिएट ऑब्जेक्ट था. बट उसके पीछे एक अल्टीरियर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कि मान लीजिए कि उसने ये जो चोरी की है वो किसके लिए की है, किसी अच्छे पर्पस के लिए की हो. मतलब मान लीजिए भूख से परेशान है, बहुत गरीब है, उसको या उसको मेडिसिन चाहिए उसके अपने किसी रिलेटिव के लिए, और तो उस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए उसने. सो
मोटिव इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट इन टॉट बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन क्राइम। जो मोटिव होता है वो आपका जो लॉ ऑफ क्राइम जो होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, बट लॉ ऑफ टॉट जो होता है उसमें ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता है। If an act is lawful, it will not become illegal either it has been done with a bad motive. इसका मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए कि कोई भी जो आपका एक्ट है, किसी का जो एक्शन है, वो अगर लॉफुल है, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ है, तो वो किसी भी तरीके से इलीगल नहीं होगा, इवन कि अगर वो किसी बैड मोटिव मतलब किसी बुरे बुरे उद्देश्य की के ज़रिए या बुरे उद्देश्य की वजह से किया जा रहा हो। इसी तरीके से कोई भी ऐसा एक्ट जो कि अनलॉफुल है वो कभी भी लीगल नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी अच्छे मोटिव के ज़रिए किया जाए या अच्छे मोटिव के लिए किया जाए। सो इट इज़ द एक्ट विच इज़ रिगार्डेड असेंशियल एंड नॉट मोटिव। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसको दी जा रही है? एक्ट को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मोटिव को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस वेयर मोटिव इज़ रेलेवेंट एज एन इंग्रेडिएंट। तो कुछ एक्सेप्शनल भी हैं जहाँ पर मोटिव जो है उसको एक रेलेवेंट एलिमेंट माना जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं टॉर्ट्स ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। इसका मतलब होता है कि किसी के प्रति कोई केस इंस्टीट्यूट करना या कोई केस फाइल करना विद बैड इंटेंशन, और हम कह सकते हैं कि बिना किसी लॉजिक के। नेक्स्ट है आपका मेलिशियस एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस एंड मेलिशियस फॉल्सहुड। तो इन तीनों ये जो केसेस हैं ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर मोटिव को एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य माना जा सकता है। मोटिव इज़ ऑल्सो रेलिवेंट इन द टॉर्ट्स ऑफ डिफेमेशन एंड नोसेंस एंड कॉन्स्पिरेसी। तो इसके अलावा जो आपका जो टॉट है, ठीक है ना, उसमें जो टॉट ऑफ डिफेमेशन है, नोसेंस है, एंड कॉन्स्पिरेसी जो होती है, इसमें भी आपका मोटिव को एक रेलेवेंट एलिमेंट माना जा सकता है। तो ये हमारा जो मोटिव था उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और इससे थोड़ा सा ये क्लियर होता है कि मोटिव जो है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल एलिमेंट नहीं होता है लॉ ऑफ टॉट में, जबकि जो लॉ ऑफ क्राइम जो होता है उसमें मोटिव जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ नेक्स्ट जो हम स्टेट ऑफ माइंड पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंटेंशन। तो इंटेंशन की अगर हम बात करें तो इंटेंशन मीन्स द ऑब्जेक्ट और पर्पस फॉर विच द एक्ट इज़ डन। तो इंटेंशन का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट या पर्पस जिसके लिए कोई एक्ट किया जाता है। इन इंटेंशन द रॉन्ग डूअर हैज़ फुल नॉलेज ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट विच ही वांट टू अचीव। तो इंटेंशन अगर है तो जो रॉन्ग डूअर होता है कि जो गलत एक्ट की कर रहा है उसको अपने एक्ट्स के जो भी कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं उसकी फुल नॉलेज होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो द इंटेंशन ऑफ अ पर्सन विद विच ही डज एन एक्ट एज इट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। और किसी भी पर्सन की इंटेंशन को गेस करना या इंटेंशन को करेक्टली मेजर करना या फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये भी एक आपका स्टेट ऑफ माइंड होती है। मोटिव एंड इंटेंशन जनरली यूज्ड इन द सेम सेंस बट डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। बेसिकली अगर हम बात करें मोटिव और इंटेंशन की तो उनको जनरली जब हम यूज़ करते हैं तो सेम सेंस में करते हैं, बट उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो चलिए उन डिफरेंसेस को हम देख लेते हैं। मोटिव और इंटेंशन में क्या डिफरेंसेस होता है कि मोटिव इट इज़ द अल्टीरियर ऑब्जेक्ट फॉर विच एक्ट इज़ डन। मतलब ये एक हिडन ऑब्जेक्टिव होता है या हिडन ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए कोई आपका एक्ट किया जाता है, जबकि जो इंटेंशन होती है इट इज़ एन इमीडिएट एंड एपरेंट ऑब्जेक्ट फॉर विच द एक्ट इज़ डन। तो मोटिव जो है वो अल्टीरियर ऑब्जेक्ट होता है कि किसी एक्ट को करने के लिए, जबकि इंटेंशन जो होती है वो इमीडिएट और एपरेंट ऑब्जेक्ट होता है किसी एक्ट को करने के लिए। अनदर डिफरेंस इज इन मोटिव टू गेट रियल एंड इमेजिनरी प्रॉफिट मे बी द विश ऑफ रॉन्ग डूअर। तो जो रॉन्ग डूअर होता है उसमें अगर हम मोटिव की बात करें तो उसमें उसकी विश हो सकती है कि वो कोई आपका प्रॉफिट गेन करे उससे, जबकि इंटेंशन जो होता है इंडिविजुअल प्रॉफिट मे नॉट बी द विश ऑफ द रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर इस केस में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल प्रॉफिट होता है वो रॉन्ग डूअर का की विश में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
ना पोजीशन ऑफ इंटेंशन इन टॉट, टॉट में इंटेंशन की क्या पोजीशन है। इंटेंशन इज इररिलेवेंट इन द लॉ ऑफ टॉट। जैसे मैंने बात की है कि मोटिव जो होता है, मोटिव आपका एक तरीके से वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता टॉट का, इसी तरीके से जो इंटेंशन है वो भी आपकी लॉ ऑफ टॉट में इररिलेवेंट होती है। एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज इंजर्ड बाय द एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट देन ही विल बी लाइबल even though defendant don't have any intention to cause injury to that person। सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है ए, उसको मतलब उसको कुछ इंजरी हुई है कि जो पर्सन बी है, डिफेंडेंट जो है, उसके एक्ट से। तो चाहे वो जो डिफेंडेंट है उसने वो एक्ट इंटेंशनली किया या नहीं किया, पर अगर उसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन को इंजरी कॉज होती है, देखिए इंजरी जो है हम यहाँ लीगल टॉट में हम किसकी बात करते हैं, लीगल राइट्स के वायलेशन की बात करते हैं। तो अगर उसके लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है पर उसने वो ऐसा उसकी ऐसे करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, तो भी वो पर्सन जो है वो क्या होगा, डैमेजेस पे करने के लिए लायबल होगा। कौन डैमेजेस पे करता है, डिफेंडेंट पे करेगा। किसको पे करेगा, प्लेंटिफ को करेगा, मतलब जो जिसने सफ़र किया है उसको आपका क्या मिलेगा, रिकवरी मिलेगी डैमेजेस की। नाउ इन लॉ ऑफ टॉट liability is determined on the ground that every person knows the natural consequences of his act। तो अगर हम बात करें लॉ ऑफ टॉट में, तो जनरली ये माना जाता है कि हर पर्सन को अपने जो एक्ट है उसके नेचुरल consequences के बारे में पता होता है। तो चलिए ये जो इंटेंशन है इसी से रिलेटेड हम कुछ केस लॉज पढ़ लेते हैं। सो केस लॉज रिलेटेड टू इंटेंशन, पहला केस लॉ है आपका विल्किंसन एंड डाउनस्टन का। तो इस केस में क्या हुआ था, in this case, defendant in a joke told the plaintiff that her husband had broken his legs in an accident and was admitted in a hospital. This shocks the plaintiff and she got seriously ill. Later on, the plaintiff, that was the suffered woman, sued the defendant for damages। तो इस केस में क्या हुआ था कि कोई लेडी थी ए, ठीक है, उसने जो उसकी फ्रेंड थी कोई बी, उसको जोक में मतलब उसने मजाक में ही क्या कह दिया कि भाई तुम्हारे हस्बैंड जो हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनकी टांग टूट गई है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो ये सुन के जो आपका ए जो थी जो ए था, मतलब जिसको जोक सुनाया गया था बी ने, वो उस पर्सन को शॉक लगा, उस लेडी को शॉक लगा और वो सीरियसली इल हो गई, मतलब बीमार पड़ गई, हो सीरियस तरीके से बीमार हो गई। बाद में जो वो लेडी ए थी, ठीक है ना, उसको उसने क्या करा, जो उसकी जो फ्रेंड थी बी जिसने उसको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी जिसकी वजह से उसको उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो उसने ना उस लेडी को मतलब उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया डैमेजेस की रिकवरी के लिए। हेयर डिफेंडेंट कंटेंटेड that she never intended to cause any harm to the plaintiff but he was just making a joke only। तो यहाँ पर डिफेंडेंट ने क्या एक्सक्यूज़ दिया, क्या मतलब उसने अपनी बात कैसे रखी कि भाई मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि उसको नुकसान हो जाए या उसको मैं तो सिर्फ एक तरीके से जोक ही कह रही थी। बट द कोर्ट हेल्ड दैट इंटेंशन इज़ नॉट एसेंशियल एलिमेंट इन टॉट। तो कोर्ट ने क्या कहा कि कोर्ट ने कहा कि इंटेंशन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता है टॉट में। द डिफेंडेंट वॉज लाइबल टू पे डैमेजेस टू द प्लेंटिफ as it was understood that he knows the natural consequences of his act which causes damages to the plaintiff whether he intended it or not। तो कोर्ट ने उसमें ये बात रखी कि भाई आपकी वजह से, भाई डिफेंडेंट की वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है, ठीक है ना, तो प्लेंटिफ को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उसको डिफेंडेंट को करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लॉ ऑफ टॉट की बात करें तो यहाँ पर इंटेंशन जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता है, उसको ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है। दूसरा केस था आपका गिली वर्सेस स्वैन का। ये एक बैलून केस था। इस केस में क्या था, इसको मैं आपको रीड करके नहीं बता रही, मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको इसमें कि इस केस में क्या था कि जो डिफेंडेंट था, मतलब कोई पर्सन था ए, जो बलून होता है ना, बलून में उड़ के जा रहा था, ठीक है ना, जो आपने देखा होगा हॉट बलून होते हैं जो, ठीक है ना, उसमें बैठ के जा रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उसका जो बलून है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई और उसको ना जो बी है उसके गार्डन में लैंड करना पड़ा। अब क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोग जो थे बी के गार्डन में इकट्ठा हो गए ए को देखने के लिए कि भाई ये बलून में जो आदमी उड़ रहा था उसके साथ में क्या हुआ है दरअसल। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो बी जो था
जो बी था उसके गार्डन जो था, उसका गार्डन था जो था वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा जो क्राउड था वो इकट्ठा हो गया था डिफेंडेंट को, मतलब जो ए था उसको देखने के लिए। सो इन दिस केस प्लेंटिफ शूड द डिफेंडेंट फॉर डैमेजेस। तो बी जो था उसने जो ए था उसको डैमेजेस के लिए शू कर दिया, मतलब उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। तो डिफेंडेंट ने क्या प्लीड करा कि दैट ही नेवर इंटेंडेड टू हार्म प्लेंटिव इन सच अ मैनर बट इट हैपन एक्सीडेंटली। तो उसने ये प्लीड किया, मतलब उसने अपनी जो बात है वो उसको इस तरीके से रखा कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी प्लेंटिव को नुकसान पहुंचाने की, उसके गार्डन को नुकसान करने के लिए, ये सब एक्सीडेंटली हो गया। पर कोर्ट ने क्या कहा कि जो डिफेंडेंट है उसको डैमेजेस प्लेंटिव को पे करने पड़ेंगे, क्योंकि प्लेंटिव की गार्डन जो है उसका नुकसान हुआ है, ठीक है ना। नुकसान जो हुआ है लार्ज क्राउड गैदर होने की वजह से। सो द डिफेंडेंट कुड सी द कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट एंड इट वाज सफिशिएंट दैट प्लेंटिव हैज सफर्ड लॉस। तो उन्होंने क्या कहा, जज ने इस केस में ये कहा कि जो प्लेंटिव है उसका जो गार्डन है उसको डैमेज हुआ है, तो उसको आपका क्या मिलना चाहिए, डैमेजेस उसको रिकवर होने चाहिए। अब जो लास्ट एलिमेंट जो हम बात कर रहे हैं मेंटल एलिमेंट ऑफ टॉट, वो आता है आपका मेलाइस। तो जो मेलाइस है इसको हम कैसे पढ़ते हैं कि इट यूजुअली मीन्स स्पाइट और इल विल, बट इन लॉ द वर्ड मेलाइस हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग। बेसिकली अगर हम सिंपल सेंस में समझें, मेलाइस का मतलब होता है स्पाइट और इल विल, बट अगर हम लॉ की टर्म में इसको समझें तो इसके दो डिफरेंट मतलब होते हैं। क्या क्या मतलब होते हैं इसका? डूइंग ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट इंटेंशनली, एंड अनदर मीनिंग क्या होता है इसका? डूइंग ऑफ एन एक्ट विद इम्प्रॉपर मोटिव। मतलब कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करना, कोई गलत काम करना इंटेंशनली, किसी इंटेंशन के साथ। और दूसरा इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्ट करना किसी इम्प्रॉपर मोटिव के साथ में। सो डूइंग ऑफ एन एक्ट इंटेंशनली विद नॉलेज दैट इट इज़ रॉन्गफुल। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक्ट इंटेंशनली करना और जिसकी उसको नॉलेज भी है कि ये जो काम वो कर रहा है वो रॉन्गफुल है। एंड डूइंग ऑफ एन एक्ट विथ सम इम्प्रॉपर एंड रॉन्ग मोटिव, मतलब कि आप कोई एक्ट कर रहे हो किसी इम्प्रॉपर या गलत मोटिव के लिए, गलत उद्देश्य के लिए। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो जो डेफिनेशन है उसकी क्या है आपकी कि मेलाइज इन कॉमन पार्लेंस मीन्स इल विल अगेंस्ट अ पर्सन, बट इन लॉ इट मीन्स, और इन लीगल सेंस इट मीन्स अ wrongful act done intentionally without any just cause or एक्सक्यूज़। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो अगर कॉमन पार्लेंस में अगर हम बात करें, कॉमन टॉकिंग में अगर हम बात करें, तो मेलाइज का मतलब होता है इल विल अगेंस्ट अ पर्सन, मतलब किसी दूसरे पर्सन के प्रति इल विल रखना, मतलब बुरी भावना रखना, ठीक है ना। बट अगर हम लॉ की बात करें, लीगल सेंस में अगर बात करें, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करना, इंटेंशनली करना। रॉन्गफुल एक्ट आप कर रहे हो, मतलब गलत कोई एक्ट कर रहे हो, उसको इंटेंशनली कर रहे हो, ठीक है ना, बिना किसी जस्ट कॉज और एक्सक्यूज़। जस्ट कॉज जहाँ हम बात करते हैं जस्ट की, तो वहाँ हम लीगल की बात करते हैं। बिना किसी लीगल या लॉजिकल कॉज के या एक्सक्यूज़ के किसी के प्रति रॉन्गफुल एक्ट करना, और वो भी एक इंटेंशन के साथ। जनरल डेफिनेशन क्या होती है इसकी? मेलाइस में बी डिफाइंड टू बी where any person willfully does an act injurious to another without a lawful excuse। जहाँ पर एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के प्रति कोई एक्ट करता है और वो एक्ट रॉन्गफुल एक्ट होता है, वो उसको अपनी इच्छा से करता है, और उसकी एक प्रॉपर इंटेंशन होती है उसको करने की, जिसकी वजह से क्या होता है, जो दूसरा पर्सन है उसको नुकसान होता है। The term malicious does not refer to the motive or the reason of the act, but it refers to the knowledge with which it is committed। अगर हम बात करें कि malicious term की, तो इसमें क्या होता है आपका, इसका मतलब क्या होता है, ये किसी मोटिव या किसी रीज़न को आपका नहीं दिखाता है, नहीं उसके बारे में बात नहीं करता है, बट ये किसके बारे में बात करता है, ये रेफ़र करता है कि आपको भाई जो आप रॉन्ग कमिट कर रहे हो उसकी आपको नॉलेज भी है। इन द सेकेंड सेंस इट मीन्स टू डू एन एक्ट विद रॉन्ग एंड इम्प्रॉपर मीनिंग। मतलब आप कोई एक्ट कर रहे हो, अगर दूसरी सेंस में हम बात करें तो इसका मतलब होता है कोई भी एक्ट आप कर रहे हो जो कि रॉन्ग है
और बिना किसी प्रॉपर मीनिंग के है। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है? प्रोसिक्यूशन इंस्पायर्ड बाय इम्प्रॉपर मोटिव दैट इज़ द मोटिव विच इज़ नॉट अलाउड एंड सैंक्शनड बाय लॉ। तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी पर्सन के प्रति जो है, मतलब किसी पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल करना बिना किसी मोटिव के, बिना किसी प्रॉपर मोटिव के। और हम बात कर सकते हैं प्रॉपर मोटिव क्या है, कि जो कि आपका लॉ अलाउ नहीं करता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज A prosecuted B with a view to extort money out of him, then A will be liable for malicious prosecution। तो सपोज कीजिए कि A जो है उसने B के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, और क्या सोच के केस फाइल करा कि उससे वो मतलब पैसे ऐंठेगा उससे। तो इस केस में क्या है, वो मेलिशियस जो ए है वो आपका मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए लायबल होगा। इन सच केस इवन इफ द प्रोसिक्यूटर बिलीव इन द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, प्रोसिक्यूटर मे बी लायबल फॉर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। और इस केस में क्या है, मतलब जो ऐसे केसेस हैं उसमें मान लीजिए कि जो प्रोसिक्यूटर है वो बिलीव करता है, मतलब बिलीव इन द गिल्ट ऑफ द एक्यूज, जो एक्यूज्ड है उसके गिल्ट में अगर बिलीव करता है, तो प्रोसिक्यूटर जो है वो भी आपका लायबल होगा मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के, क्योंकि बिकॉज द प्रोसिक्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द बैड मोटिव। अब हम बात करते हैं कि मेलाइज जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेलाइज इन फैक्ट और दूसरा होता है आपका मेलाइज इन लॉ। तो मेलाइज इन फैक्ट की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका एक्ट डन विद इम्प्रॉपर मोटिव, और मेलाइज इन लॉ की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका एक्ट डन रॉन्गफुली एंड विदाउट रीजनेबल एंड प्रॉबेबल कॉज। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो मेंटल एलिमेंट्स था इसका टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फर्दर वीडियोस के लिए भी आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसमें मैं कोशिश करूँगी कि टॉट्स के अब और वीडियोस भी नए नए आपके अपलोड करती रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।